हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर जो दूसरे स्टेट के सुपरवाइजर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय कम बचा है। अब हम हो सकता है एक दिन में दो वीडियो लेकर आए एमसीक्यू का, जितना हो सकता है इस एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मैं आपको सब पहले भी बता चुका हूं, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कौन सा करता है, ये करता है आपका कौन सा, वसा करता है। ठीक है, 1 ग्राम वसा जो है सबसे ज्यादा आपके शरीर में, देखिए ऊर्जा प्रदान करने वाला है कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा है प्रोटीन है और तीसरा है आपका लिपिड है जिसको आप बोलते हैं वसा। तो सबसे ज्यादा वसा आपके शरीर को प्रोटीन प्रदान कर ऊर्जा प्रदान करता है। और आप सबसे ज्यादा खाने के रूप में किसको लेते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो यह आंसर बी। दूसरा है, आईसीडीएस योजना का घटक है। आईसीडीएस जो आपका आया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आया था, उसका घटक कौन सा है, तो पूरक पोषण ये भी है, प्रतिरक्षीकरण ये भी है और स्वास्थ्य जांच ये भी है। तो आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तीसरा है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद कितने, मतलब रूपांतरण जब होता है आपके शरीर में कितना, 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन आपके शरीर में अगर रूपांतरण होता है तो कितने के बराबर होगा, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 माइक्रो, याद रखिएगा 8 माइक्रोग्राम रेटिनॉल के बराबर होता है। कितना, 8 माइक्रोग्राम रेटिनॉल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, चौथा है, कपोत वक्ष जिसको आप पिजन चेस्ट बोलते हैं, किस न्यूनता रोग का लक्षण है। जो आपको पिजन चेस्ट होता है वो किस न्यूनता रोग का लक्षण, किसका लक्षण है बोल रहा है। जो आपको चेस्ट में जो पेन होता है वो कौन से रोग का एक लक्षण है बोल रहा है। तो इसका आंसर है रिकेट्स का है। ठीक है, रिकेट्स का है। ठीक, देखिए मैं पूरा का पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि अब डिस्क्राइब करने का पूरा समय नहीं है, जितना हो सकता है मैं आपको ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी का तो पहली बात, कौन सा स्रोत, जो खट्टे चीज है वो विटामिन सी के स्रोत है। तो देखिए ताजा फल, अनाज, दाल और दूध, इन चारों में खट्टा कौन सा होता है, तो होता है फल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी का स्रोत कौन सा है, चारों में से है ताजा फल। अगर देखा जाए सबसे अच्छा कौन होता है, तो नींबू और आंवला होता है। ठीक है, छठवां देखते हैं, आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं जो 0 से 6 माह के जो बच्चे हैं के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी पर केजी शरीर में, मतलब ये पूछ रहा है कि जो 0 से 6 माह तक के जो बच्चे हैं उनमें उनके शरीर के भार के अनुसार, मतलब 1 केजी के अनुसार उनको कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। टोटल की बात नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। 1 किलो कैलोरी मतलब 1 केजी, अगर उनका वेट मान लीजिए 3 केजी का है उनका वेट, तो वो 1 केजी का पूछ रहे हैं, 1 केजी के भार में उनको कितने प्रति किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 92। तो मान लीजिए बच्चे का वेट, 6 माह तक के बच्चे का वेट मान लीजिए 5 किलो है या 6 किलो है, तो 6 किलो है तो 6 × 92 कर दीजिए, तो उतना उनको जरूरत होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्रति किलोग्राम लिखा है। आंसर समझ आया। चलिए 7वां देखते हैं, जीवाणु के वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। क्या बोल रहे, जीवाणु, आपके शरीर में जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है जल, दूसरा है खाद्य पदार्थ, तीसरा है उपयुक्त तापमान और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, तो जीवाणु के वृद्धि के लिए या उसके बहुगुणन मतलब उसमें वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता, जल की भी आवश्यकता है, खाद्य पदार्थ की भी, उपयुक्त तापमान की भी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला है 8वां है, दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें आप ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना। दूसरा ऑप्शन दिया है यदि निर्जलीकरण हो, निर्जलीकरण मतलब बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन के रूप में समझ सकते हैं, मतलब जल की कमी। दूसरा, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, बच्चे का पेट भरना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप सबको पता है, निर्जलीकरण हो जाएगा मतलब अगर उसको दस्त हो गया तो कैसे उपचार करेंगे, निर्जलीकरण को रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करने की कोशिश करेंगे, बच्चे के पेट भरने मतलब उसको पानी वानी पिलाएंगे। ठीक है, और इसमें है चौथा है ऑप्शन डी। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी, चौथा। ठीक, चलिए 9वां देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। ये बार बार हम पढ़ चुके हैं
कि प्रोटीन की ऊर्जा की कमी से, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसको क्वाशियोरकर जो आपको बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मैं पूरा विकल्प नहीं पढ़ रहा हूं, मैं केवल आंसर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 10वां है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, ORS बोलते हैं। ORS घोल पीते हैं, वो क्यों पिया जाता है, चिकित्सा का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ORS जो आप पीते हैं वो अगर किसी को दस्त हो जाए तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसी के लिए ORS का घोल पिया जाता है। ठीक है, चलिए शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए, ठीक है, शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए। 11वां देखते हैं, डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है। आपको पता है डेंगू एक विषाणुजन्य रोग है कि ये किसके द्वारा संचारित होता है बोला। ठीक है, डेंगू जो बुखार होता है वो तेजी से पता है आपके शरीर में फैलता है, जो कि क्या है, एक विषाणुजन्य रोग है। ये किसके संचारण से होता है बोल रहा है, तो आंसर है इसका एडिस मच्छरों से होता है। कल भी देखे थे शायद अपन, एडिस मच्छरों से होता है। ठीक, 12वां देखते हैं। 12वां है पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है। कौन, पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो आंसर है संक्रमित भोजन और जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ठीक, चले 13वां है, इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है। इनमें से क्या जो है वो गर्भावस्था की समस्या नहीं है, तो ऑप्शन है उबकाई या उल्टियाँ होना, सबको पता होता है। दूसरा है कब्ज जाना, ये भी है। एडिमा मतलब तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन आ जाता है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है ये सब के सब होता है आपका किसमें, जब महिला जो है गर्भवती होती है। तो क्या समस्या नहीं होती, दांत सड़ना, ये तो कोई भी बता देगा, दांत सड़ने की समस्या नहीं होती गर्भावस्था के समय। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 14वां है, क्या बोल रहा है, क्रेटिनता, जिसको जड़ वामनता बोलते हैं, एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में किसकी कमी से पीड़ित रही माता से जन्मों में होता। ठीक से जन्मे बच्चों में होता, मतलब पीड़ित से जो बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें भी क्या चले जाता है, विकार चले जाता है। तो आखिरकार ये क्रेटिनता होता क्या है, ये होता है ऐसा बोल सकते हैं एक प्रकार से जो हार्मोन्स है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। याद रखिएगा ये जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है। आपके शरीर में अगर आप बोलते हो ना थायराइड जो हार्मोन्स है, अगर उसका अनियमित रूप से श्रावण होता है तो इस प्रकार के क्रेटिनता विकार आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं, जो गर्भावस्था से लेकर पूरे के पूरे बच्चों तक में हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, किसकी अवकारण होता है बोल रहा है ये, तो ऑप्शन है, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन है कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है और आयोडीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन, ठीक है, क्यों आयोडीन बताया था, किसकी कमी, ये कहाँ पर होता है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है उसके अनियमित रूप से श्रावण से होता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी होगा तभी तो थायरॉक्सिन जो है वो आपके शरीर में अनियमित रूप से श्रावण होगा। ठीक है, चलिए 14वां हो गया। अब देखते हैं 15वां, समेकित बाल विकास सेवाएं, जो ICDS का प्रारंभ कब हुआ, ये सबको पता है। ICDS का प्रारंभ कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक, चलिए ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है शॉर्ट में टीबी, इसका मतलब होता है टीबी, एक संक्रामक रोग है जो किससे होता है बोल रहा है, तो ये स्वाभाविक सी बात है ये होगा आपको, मैं शायद इसको नहीं बताया था, इसको देख लीजिएगा। टीबी जो होता है वो किससे होता है, तो सबसे अच्छा आंसर इसका क्या रहेगा, बेसिलस माइकोबैक्टीरियम से होता है। याद रखिएगा बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, माइकोबैक्टीरियम से होता है। ठीक है, अब आप बताइए इसका, ये तो खैर आपको पता चल गया होगा ये क्या है, बैक्टीरिया से होता है ये। चलिए ठीक, अगला देखते हैं 17वां देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए कौन उत्तरदायी होता है। मतलब मान लीजिए एक माता जो है, माता है और उसके बच्चे गर्भ में क्या है, एक बच्चा है। अब भाई गर्भ माँ जो खा रही है वो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके में भी क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है पोषक तत्व जो है, जो ऑक्सीजन है, ये सब जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किसकी मदद से होता है, तो याद रखिएगा ये होता है गर्भनाल, जिसको आप प्लेसेंटा कहते हैं, इसकी वजह से होता है। ठीक, चलिए अगला है 18वां क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार
गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्या है। मैं आपको बता चुका हूं, शुरू से बता चुका हूं कि किसी गर्भवती महिलाओं को एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन एक्स्ट्रा कितने कैलोरी की जरूरत होती है। तो बताया था मैं 300 कैलोरी। तो याद रखिएगा 300 के अलावा मैं आपको यह बताया था 300 किलो कैलोरी की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन कई जगह 350 भी लिखा रहता है, तो आंसर आपको कई 350 भी ले लेना है किलो कैलोरी, ठीक है। और आपको मैं क्या बताया था, प्रोटीन कितना जरूरत होता है। प्रोटीन आपको मैं बताया था 25 ग्राम बताया था एक गर्भवती महिला को, और शिशुवती महिला को 18 ग्राम बताया था। आप देख लीजिएगा मेरा पोषण वाले में, है ना। शायद तक मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा वीडियो उसमें है, कौन सा नंबर का, लेकिन आप देख सकते हैं। प्रोटीन शिशुवती महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को 25 और शिशुवती महिलाओं को 18 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा जरूरत है। तो यहाँ पर 25 मैं आपको बताया था, यहाँ पर क्या है लगभग 25 के आसपास 27, और ये वाला 27 है, देख रहे हैं। और लेकिन आप देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ कैलोरी की। कैलोरी आपको कितना बताया था 300। अब यहाँ पर 300 के आसपास कौन सा है, 350 दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो मतलब 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए अगर बोल दे कि आवश्यक कितने, अखर अभी भी उतना ही है, आवश्यक कितना उसको कैलोरी की जरूरत होती है, तो 300 से 350 किलो कैलोरी। और कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, तो लगभग 25 प्रोटीन की। तो आंसर यहाँ पर लेना है 27.2 को। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 19वां है, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन से है। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज है, सबको पता होगा, कैल्शियम है, फास्फेट है और मैग्नीशियम है, जो हड्डियों में पाए जाते हैं। 20वां देखते हैं, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती, है ना, छाती खाली स्थान के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। क्या बोल रहे हैं, सामान्य रूप से जो बच्चे की जो छाती होती है वो किसके दौरान सबसे अधिक, मतलब उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है, उसके सिर से भी अधिक तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा समय रहता है जब किसी बच्चे की छाती जो है उसके सिर से भी अधिक तेजी से बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा जीवन के द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में। याद रखिएगा, बच्चे के दूसरे और तीसरे साल में उसकी छाती जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, सिर से भी तेजी से बढ़ती है, ठीक है। अगला है, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकता है। जो गर्भवती महिला है उसमें आयोडीन की कमी अगर होती है तो उसका कारण क्या बन सकता है। पहला, जन्म के समय भार कम होना, ठीक, ये भी हो सकता है। जन्म के समय में अब अगर उसका भार कम है तो एनीमिया मतलब खून की कमी होना। तीसरा है पीएम मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसका प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषण बोलते हैं, ठीक। ये क्या कारण बन सकता है, ऑप्शन है। चौथा है कृत्रिमता एवं क्या है इसमें मनोज्ञात्मक विकास। क्या चौथा में से बताना है, मतलब चारों में से बताना है कि इसका कारण क्या बन सकता है। तो इसका आंसर होगा, सब मेरे ख्याल से देखिएगा, इसका आंसर होगा कृत्रिमता, जड़वामता एवं मनोज्ञात्मक विकास। अगला है 22वां देखते हैं, एलिजा भी बोलते हैं, परीक्षण का उपयोग किसके पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, एलिजा बोल सकते हैं किसके पता लगाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो इसका आंसर है एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है एलिजा परीक्षण का प्रयोग, ठीक है। 23वां है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्व जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है वो क्या कहलाता है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा पाइका। ऐसा वह विकार, ऐसा बीमारी जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक इन सभी चीज़ों को खाता है उसको क्या बोलते हैं, पाइका बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला है 24वां है, इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है। मोनोसेक्राइड नहीं है मतलब जो ऐसे बोल सकते हैं ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में नहीं घुलता, इसको मोनोसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है, मतलब मोनोसेक्राइड का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड का उदाहरण नहीं है। 25वां है, ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर माह, जो यहाँ पर लिखा है वो खाली स्थान है, कितने माह पर विटामिन ए की घोल की 2 लाख आयु मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, मुख द्वारा दी जाती है। आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट मतलब अंतर्राष्ट्रीय इकाई है ये,
ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट अर्थात आयु का मतलब होता है 0.025 मिली या माइक्रोग्राम होता है, ये है ना माइक्रोग्राम। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो किसका, विटामिन ए का घोल दिया जाता है बच्चों को उनके मुख के द्वारा। और कब, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। तो कितने कौन सी योजना के अंतर्गत, ICDS योजना के अंतर्गत, तो कितने माह के गैप में दिया जाता है बच्चों को विटामिन ए का घोल? तो याद रखना है, ये है हर 6 माह के गैप में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 26वां है, बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? सबको पता है बेरी जो होता है वो थायमीन की कमी से होता है, ठीक। चलिए 27वां देखते हैं, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि कितनी होती है? मैं कल भी बता चुका था, भार वृद्धि लगभग 10 से 12 kg होना चाहिए। कितना एक सेकेंड, सॉरी, कितना 10 से लगभग 12 kg होना चाहिए, ठीक है। 10 से 12 kg के आसपास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है 11 से लेके कितना दिया है, देखिए 13, 4 से दिया है 6, 5 से दिया है 6 और यहाँ पर दिया है 15 से 25। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आंसर होना चाहिए इसका 11 से 13 kg, ठीक है। क्योंकि आंसर में विकल्प में यहाँ पर 10 से 12 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा 10 से 13 kg। 28वां है, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक द्वारा नहीं की जा सकती? जो आप एंटीबायोटिक लेते हैं ना, उसके द्वारा किसकी रोकथाम नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर है खसरा की रोग एंटीबायोटिक के द्वारा नहीं की जा सकती। 29वां है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा मतलब एक सांस लेने की, मतलब आप सांस नहीं ले सकते, एक श्वसन की बीमारी है बोल सकते हैं। एक संक्रामक रोग है जिसमें सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, एक सांस की बीमारी है। कौन सा? इन्फ्लुएंजा। अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो खाली स्थान के संपर्क से या सांस के द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो सबको पता है ये इन्फ्लुएंजा जो है वो स्वाभाविक सी बात है, मैं बार बार अपने ट्रिक के माध्यम से भी बताया हूँ, ये विषाणु का है, ठीक है। रेखा हमें हीट करके पोछे छोड़ गई, ये मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा विषाणु जनित, जीवाणु जनित रोग सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका बी। चलिए अगला है 30वां देखते हैं, किसका अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है? क्या बोल रहा है, किसका, इसमें ये जो चारों विकल्प दिया है इनमें से किसका अर्थ होता है कि जो निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण तक का जो विकास होता है और उसके बाद गर्भाशय से रोपण की प्रक्रिया, जो गर्भाशय बनता है उससे पूरी प्रक्रिया हो जाने तक का जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है जननिक अवस्था कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जननिक अवस्था कहते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 31वां है, इनमें से कौन मेरास्मस सूखा रोग का लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा मेरास्मस बोल सकता है सूखा रोग? देखिए पहले मेरास्मस है क्या समझिएगा। मेरास्मस मतलब इस शरीर में कैलोरी की कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, कुपोषण के व्यक्ति शिकार हो जाते हैं। कैलोरी की कमी से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है? तो याद रखिएगा उसमें से लक्षण नहीं है तो वो है चंद्रमुख, इसका लक्षण नहीं है, ठीक। आंसर हो जाएगा ए। अगला है 32वां है, डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बार बार बता चुका हूँ, डीपीटी का डिप्थीरिया, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पेट्यूटिस और टी का अर्थ क्या होता है? टिटनेस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा 32 जो डीपीटी का फुल फॉर्म कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये है, देखिएगा डिप्थीरिया है और इसका मतलब है काली खांसी और ये क्या है? टिटनेस। तो भाई इसी का तो मतलब होता है ना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है 33वां है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है बोल रहा है। तो देखिए पहला है रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। दूसरा, चूहा के काटने से प्लेग नामक बीमारी होती है। शुकर के काटने से फीता कृमि होती है और बंदर के काटने से पोलियो होता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प या युग्म गलत है बोल रहा है? तो याद रखिएगा बंदर के काटने से पोलियो। तो कहीं सुने हो क्या बंदर के काटने से पोलियो? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बंदर के काटने से कोई भी पोलियो नहीं होगा, ठीक। ऐसे भी आपका भारत अब पोलियो मुक्त हो चुका है। 34वां देखते हैं, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसतन दुग्ध का उत्पादन कितना होता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। एक स्तनपान कराने वाली महिला जो है, जो दूध पिलाने वाली महिला है, उसके में औसतन
कितने दूध का उत्पादन हो सकता है होता है, अगर एक औसतन देखा जाए तो इसका आंसर है 650 ml। कितना? 650 ml होता है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 700 से 750 ml होता है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास 650 से ज़्यादा तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चलिए 35वां है। 35वां देखते हैं। स्वस्थ बच्चे का भार कितने समय की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है? ठीक, तो देखिएगा आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर एक बच्चा जो है वो जन्म ले रहा है तो जन्म के समय उसका वेट होता है लगभग 3 से लेके 3.5 kg तक। ठीक है, और 6 माह में उसका वजन कितना हो जाता है? 5 से लेके 7 kg तक, 5 से 7 kg तक, और 1 साल में उसका हो जाता है लगभग 7.5 से 10 kg तक। तो अगर मैं बात करूं तो बच्चे का वेट 5 माह में औसतन कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। 5 माह में कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या है? देखिए 2 वर्ष है, 1.5 वर्ष है, 1 वर्ष है और 6 माह है। तो यहाँ पर 5 माह का ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा डी। तो बच्चे का 6 माह में उसका वेट कितना हो जाता है? जो बच्चा जन्म लिया उससे 6 माह में डबल हो जाता है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड इसको मिटा दूँ। ठीक, चलिए अगला है 36वां है। विटामिन डी किसकी रोकथाम करता है? सबको पता है विटामिन डी जो है किसका, स्वाभाविक सी बात है, विटामिन डी तो रिकेट्स का तो करता ही है। अस्थि मृदुता आपके हड्डी को क्या बनाता है? वो मजबूत बनाता है। ठीक है, और क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस इसके भी क्या करता है? रोकथाम करता है। तो आंसर है इसका डी इसका आंसर होगा। 37वां है। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको आपको बता चुका हूँ, कल भी बताया था मैं, क्या कहा जाता है? इसको नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। जीवन के कितना, ये देखिए, जीवन के प्रथम वर्ष में अगर कोई बच्चा मर जाता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं आप? नवजात मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ वो विकल्प में नहीं दिया है। मैं आपको क्या बताया हूँ? नवजात मृत्यु दर किसको बोलते हैं? जन्म के 28 दिन के पहले मृत्यु हो जाए तो। और शिशु मृत्यु दर किसको बोलते हैं? अगर 1 साल के भीतर अगर मृत्यु हो जाए तो, यही है। और उसके अलावा अगर बाल मृत्यु दर किसको बोलते हैं? अगर 5 वर्ष के पूर्व अगर मृत्यु हो जाए तो जन्म के 5 वर्ष, ये आपको मैं बताया हूँ। यहाँ पर चूंकि, एक सेकेंड इसको मैं मिटा दूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर चूंकि देखिएगा क्या बोल रहा है? प्रथम वर्ष में अगर कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसको क्या बोला जाता है? जन्म के प्रथम वर्ष के। तो यहाँ पर तो शिशु वाला ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो शिशु वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो नवजात मृत्यु दर आपको लगाना है। बाकी नवजात मृत्यु दर आपका एक जन्म से 28 दिन तक को ही कहा जाता है। ठीक है, 38वां है। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो इसका आंसर है, आंसर सी है, वो तो वॉटरेलो वर्गीकरण जो है वो क्या करता है? कुपोषण की प्रकार के और अवधि की पहचान करता है। 40वां है। ICDS योजना के लाभार्थी हैं, ये कल भी बता चुका हूं मैं, सभी इसके लाभार्थी हैं। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सभी इसके लाभार्थी हैं। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हर पेपर में एक न एक ठो पूछ ही देता है इसको। ठीक है, देखिए अब है 41 है। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि किसके, मतलब क्यों बढ़ जाती है? किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए? आपके शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा किसके लिए चाहिए जिससे आपके शरीर में आवश्यक ऊर्जा बढ़ जाती है? किसके? गर्भावस्था के दौरान। आपको भी पता होगा गर्भावस्था के दौरान आपको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है ना। ठीक है, तो किसके लिए जरूरत होती है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और शारीरिक गतिविधि के लिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए, माता के शरीर में वृद्धि के लिए, सभी के लिए जरूरत होती है। एक सेकेंड मैं इसको मिटा दूँ, है ना। अब चलिए अगला है। हैजा और दस्त किसके द्वारा होता है? खाली स्थान के द्वारा होता है हैजा और दस्त। तो हैजा और दस्त होता है जीवाणु संक्रमण, मतलब जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक, मैं बता चुका हूँ आपको पूरा, है। इसका ट्रिक आप देख लीजिएगा। एक तो बताया था पूरा गोटी ने निम्मो को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा, और दूसरा बताया था मैं रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब है 43 है। शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? शाकाहारी जो है, जो माता है, जो गर्भवती माता है, उसमें किसकी कमी होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है? तो है विटामिन B12 की कमी होने की ज़्यादा संभावना होती है। ऑप्शन है सी। 44वां है। स्किन फोल्ड
कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं। अब ये स्किन फोल्ड कैलिपर्स होता क्या है? ये स्किन फोल्ड कैलिपर्स एक प्रकार का एक यंत्र बोल सकते हैं, एक यंत्र है जो क्या करता है, आपके शरीर में वसा के परसेंटेज को नापता है। शरीर में कितना फैट है उसके परसेंट को मापने के लिए क्या है, एक यंत्र है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, वसा के परत को मापता है, ठीक है। चलिए अगला है 45 है, टिटनेस का अभिलक्षण है। टिटनेस का अभिलक्षण क्या है? तो पहला है पेशियों में दृढ़ता एवं दर्दयुक्त ऐंठन। क्या क्या है? अब भाई अगर टिटनेस बीमारी हो रही है तो क्या क्या उसके लिए लक्षण है? पेशियों में दृढ़ता और दर्दयुक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों के कड़ेपन व दर्द की शुरुआत होती है, उदर की पेशियों में दर्द होता है। तो आंसर हो जाएगा चौथा, मतलब चारों इसके एक लक्षण है। 46वां देखा जाए, संस्थागत प्रसव के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय खुराक मतलब 24 घंटे के अंदर दी जाती है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ 24 घंटे के अंदर अगर बच्चा होता है तो 24 घंटे के अंदर क्या दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का उनको क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। बता चुका हूँ हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है। और उसके बाद बच्चा अगर जन्म लेता है तो लगभग 28 दिन के अंदर उसको क्या दिया जाता है, देखा जाए तो उसका BCG का टीका दिया जाता है। और अगर 28 दिन के अंदर नहीं लगवाते हैं तो 1 साल के अंदर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला है 47वां है, शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों में पतला व पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? कल भी बता चुका हूँ, माता का जो बोल सकते हैं जब बच्चा जन्म देती है तो उसके शुरुआती 3 दिन तक बच्चे का जो माँ का दूध होता है वो पीला रहता है, याद रखिएगा, गाढ़ा और पीला रहता है, ठीक है। तो जो कितने दिन तक? केवल 3 दिन तक, याद रखिए, ठीक है, 3 दिन तक रहता है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है पीयूष, बोला जाता है, कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक। चले अगला है 48 है, 25 फरवरी 2012 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को खालिस्तान की वैश्विक सूची से निकाल दिया। तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, भारत को पोलियो मुक्त किया गया 2012 में, तो पोलियो महामारी वाले देश से सूची से बाहर निकाल दिया गया। 49वां है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका स्रोत नहीं है, ठीक है। प्रोटीन का, कि विटामिन ए का, कि विटामिन सी का, कि आयरन का। तो जो आपका 49 है उसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन का स्रोत नहीं है जो पत्तेदार जो सब्जियां हैं या जो ताजे फल है वो, ठीक है। 50वां है, कौन सा कार्यक्रम, इनमें से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए है आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मत छोड़ दीजिए। कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? क्या बोल रहे हैं? कौन सा ऐसा कारक है जो गर्भावस्था के समय जब पैदा होते हैं बच्चे तो शिशु के जन्म के समय कम भार को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी, माता की आयु भी प्रभावित करती है, कितनी आयु, और माता की अनुचित व अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल। मतलब अगर उसकी अनुचित और अपर्याप्त, मतलब बोल सकते हैं बिना देखभाल किए हुए अगर अनुचित रूप से उसका प्रसव हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, माता की आयु भी उस पर क्या करती है, आधार बनाती है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो याद रखना कम भार होने का कारण ये दोनों है, तो आंसर आ जाएगा सी। 52वां है, अपेक्षित आयु वर्ग में कम लंबाई वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? अपेक्षित मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से अगर उसकी आयु बढ़ रही है लेकिन उसका लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उसको क्या बोला जाता है? वृद्धिरुद्ध बोला जाता है, वृद्धिरुद्ध, ठीक। 53 देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो सब देखिए, संक्रमण तो करेगा ही, पोषण भी करेगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही है तो पोषण तो उसकी माँ क्या खा रही है, क्या नहीं कर रही है, ये भी यहाँ पर डिपेंड करेगा। अनुवांशिकी भी करता है, अनुवांशिक रूप से अगर किसी माँ बाप की हाइट ही बहुत कम है तो बच्चा भी स्वाभाविक सी बात है हाइट कम ही निकलेगा, ठीक है। तो ये सब के सब इसको प्रभावित करते हैं, तो याद है आंसर इसका डी हो जाएगा। 54 है, NRLM का पूरा नाम क्या है? तो बहुत आसान है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है NRLM का पूरा मतलब पूरा नाम, ठीक। चले 55 है, जन्म के बाद, इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, जन्म के बाद
नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है। मान लो बच्चे जो है वो जन्म लिए, अब जन्म के बाद जो है बच्चों में एनर्जी जो है, ऊष्मा जो है वो तेजी से चल जाती है, तेजी से ह्रास होती है, ठीक है। इसलिए वो जो बच्चे जो जन्म लेते हैं तो जहाँ पर बच्चे को रखते हैं वो कक्ष को कितने डिग्री टेम्परेचर पर उसको सेट कर किया जाता है, लगभग कितने डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, तो इसका आंसर रहेगा लगभग 25, कम से कम 25 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। एकदम ज़्यादा गर्म भी नहीं रखते, ठीक है, लगभग 25 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है रूम को, एकदम गर्म भी नहीं रखते क्योंकि ऊर्जा क्या कर रहे हैं वो ह्रास कर रहे हैं, ठीक है, उस समय। अब है 56वां है, बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होगा बेरी किसकी कमी से होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हर दिन हम कुछ इसी प्रकार से MCQ सॉल्व करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आप देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, उसके बाद आप एग्ज़ाम में खुद आप समझ सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।